नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों का मैं आपका शिक्षक प्रोफेसर सुनील डहाड़े इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस तृतीय सत्र के प्रश्न पत्र क्रमांक 6 जिसका शीर्षक है प्रयोजनमूलक हिंदी, इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम, तृतीय सत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम और इस प्रश्न पत्र के प्रारूप और अंक विभाजन की चर्चा करने के लिए मैं आज आपके साथ हूं। मित्रों, इस प्रयोजनमूलक हिंदी इस प्रश्न पत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी मैं आज आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। ये संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वह 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिंदी भाषा का स्वरूप और उसका विकास। दूसरा अनुभाग है हिंदी भाषा का मानकीकरण। तीसरा अनुभाग है देवनागरी लिपि उद्भव और विकास। और चौथा अनुभाग है प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप और उसकी विशेषताएं। तो ये 4 अनुभागों में ये प्रयोजनमूलक हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम विभाजित है। हम इसे क्रम रूप में देखेंगे। पहला है अनुभाग हिंदी भाषा का स्वरूप और उसका विकास। इस अनुभाग में 4 छोटी छोटी इकाइयां हैं, जिसमें से पहली है हिंदी भाषा का नामकरण और उसके विभिन्न रूप। तो इस इकाई में हमें हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ, मतलब हिंदी भाषा को हिंदी यह नाम कैसे पड़ा, कैसे दिया गया, उसके अलग अलग तर्क अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। इन तर्कों की चर्चा भी यहाँ पर हमें करनी है। उसी के साथ साथ भाषा के रूप में हिंदी यह नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। भले ही हिंदी भाषा एक हो, लेकिन जो उसकी अलग अलग शैलियाँ हैं, जैसे हिंदी है, उर्दू है, दक्षिणी है, या परिष्कृत हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी जिसे कहा जाता है, वह हिंदी है। ऐसे उसके विभिन्न शैलियों का, उसके विभिन्न रूपों की भी चर्चा इस अनुभाग में हमें करनी है। फिर दूसरी इकाई है भारतीय आर्य भाषा विकासात्मक सामान्य परिचय। मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता है, भारत में प्रमुखतः 2 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। एक तो भारोपीय परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तो हमें भारोपीय परिवार के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषाओं का किस तरह से विकास होता गया, जैसे इसका ईसा पूर्व 2000 से लेके ये 2020 तक, मतलब लगभग 4000 साल की इतिहास को अत्यंत संक्षेप रूप में देखना है। भारतीय आर्य भाषा के विकास के अलग अलग चरण हैं, जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं। तो वैदिक संस्कृत से लेकर धीरे धीरे हमें आधुनिक आर्य भाषाओं तक आना है। ये किस तरह से अलग अलग चरणों में विकसित होती गई ये भाषाएं, इसके संदर्भ में भी चर्चा हमें इस अनुभाग में करनी है। तीसरा है हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। मित्रों, हिंदी भी एक आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है। खड़ी बोली से शुरू हुई ये भाषा धीरे धीरे शुरुआती रूप में वो अपने अविकसित अवस्था में थी, लेकिन धीरे धीरे वो विकसित होकर आज किस रूप में उसने अपना रूप ग्रहण कर लिया है, किस रूप में वो विकसित हुई है, उसके भी विकास के अपने अपने चरण हैं। तो क्रमशः हिंदी भाषा का विकास कैसे होता गया, उसके संदर्भ में भी चर्चा, विस्तृत चर्चा हमें इस अनुभाग में करनी है। तो एक चौथी इकाई है इसमें हिंदी भाषा का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। मित्रों, जैसे आपको पता है, हिंदी भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है, परंतु हिंदी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व के कई देशों में स्कूली स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक तथा प्रयोजनमूलक रूप में अलग अलग स्तर पर वह भाषा प्रयोग में लाई जाती है। विश्व की सबसे
तीसरे नंबर की बड़ी भाषा मानी जाती है हिंदी। उसकी विश्व के स्तर पर अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसका एक सम्मान है। वो किस रूप में विश्व में प्रतिष्ठित हुई है, उसकी चर्चा भी हमें हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में करनी है। उसके अलग अलग अंग है, हमें प्रयोजन मूलक रूप में वह कैसी है, शैक्षिक रूप में वह कैसी बोली जाती है, साहित्यिक रूप में भी, या विभिन्न क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमें इस अनुभाग में देखना है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो पहला अनुभाग है हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास, उसमें ये 4 छोटी छोटी इकाइयां हैं। हिंदी नामकरण, उसके विभिन्न रूप, भारतीय आर्य भाषा, विकासात्मक सामान्य परिचय, हिंदी भाषा उसका क्रमिक विकास, और हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इस अनुभाग में इन छोटी छोटी इकाइयों का हमें विस्तृत रूप में अध्ययन हमें करना है। दूसरा अनुभाग है इस पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का मानकीकरण। मित्रों, मानक इस शब्द का अर्थ होता है अंग्रेजी का स्टैंडर्ड। तो हमें एक भाषा जो हिंदी ठेठ अवस्था में थी, वो धीरे धीरे उसने विकसित होकर अपना एक मानक रूप बना लिया, एक स्टैंडर्ड रूप बना लिया। तो ऐसे हुआ नहीं, उसके विकास के एक अपने अलग चरण है। तो भाषा मानकीकरण की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से भी हिंदी गुजरी है। वो कैसे हुई है उसका विस्तृत अध्ययन हमें यहाँ करना है। सबसे पहले हमें इस अनुभाग में पहली इकाई है मानक भाषा का तात्पर्य क्या है। मानक भाषा किसे कहा जाता है, जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसे कहते हैं। तो मानक भाषा किसे कहा जाता है, उसकी क्या संकल्पना है, उसका स्वरूप कैसा है, किसे कहा जाता है मानक भाषा, मानक भाषा बनाई क्यों जाती है, उसका स्वरूप कैसे होता है, किस भाषा को मानक भाषा कहा जाए। ऐसे अलग अलग जो प्रश्न हमारे मस्तिष्क में होते हैं, उसका अध्ययन हमें मानक भाषा की संकल्पना और स्वरूप में संक्षेप में देखना है। एक दूसरी इकाई है भाषा मानकीकरण की प्रक्रिया। भाषा जैसे कहा जाता है कि भाषा की विशेषता है कि वो अर्जित संपत्ति है, वो कोई पैतृक संपत्ति नहीं है जो परंपरा से आई हुई हो, हमें भाषा का अर्जन करना पड़ता है। तो मानक भाषा भी जो है वो कोई पैतृक संपत्ति नहीं, मानक भाषा को बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो भाषा के मानकीकरण की क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या पद्धति है, किस रूप में, और कौन कौन से ऐसे चरण होते हैं जिन चरणों से गुजरकर भाषा मानक रूप प्रदान कर लेती है। तो भाषा मानकीकरण की एक जो विशिष्ट प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के संदर्भ में, उस पद्धति के संदर्भ में इस इकाई में हमें भाषा मानकीकरण की प्रक्रिया को और पद्धति को समझना है। मित्रों, तीसरी इकाई है मानक भाषा के लक्षण और उसकी विशेषताएं। कौन सी भाषा को मानक भाषा कहे, मानक भाषा की विशेषताएं क्या होती है। मानक भाषा की अपनी एक विशेषता होती है, उसकी ऐतिहासिकता, उसकी प्रमाणबद्धता या जिसको कहा जाए उसकी परिनिष्ठितता। ऐसे अलग अलग उसके लक्षण होते हैं, उसकी विशेषताएं होती है जो सामान्य भाषा से अलग होती है, इसीलिए उसे मानक कहा जाता है। तो मानक भाषा के ऐसे कौन से लक्षण है, ऐसी कौन सी विशेषताएं, उन कुछ एक 7-8 विशेषताओं की चर्चा जो है हमें इस इकाई में करनी है। उसके बाद चौथी इकाई है भाषा मानक हिंदी, स्वरूपगत लक्षण और उसकी विशेषताएं। मानक हिंदी, अब तक हमने एक कॉमन रूप में भाषा या मानक भाषा की चर्चा की। हमें अब यहाँ एक निश्चित रूप में मानक हिंदी, जिसे हम स्टैंडर्ड हिंदी कहते हैं, तो ये मानक हिंदी के कौन से लक्षण या किस हिंदी को मानक हिंदी कहा जाता है, उसके क्या स्वरूपगत लक्षण है, या मानक हिंदी की कौन सी विशेषताएं। ये निश्चित है कि सामान्य हिंदी और मानक हिंदी ये 2 अलग अलग रूप हिंदी के होते हैं, लेकिन मानक हिंदी का स्वरूप कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके लक्षण कौन से हैं, उसकी चर्चा हमें इस अनुभाग में करनी है। उसके बाद है मानक हिंदी की संरचनात्मक लक्षण और उसकी विशेषताएं। मित्रों, मानक हिंदी कौन सी भी भाषा का एक अपनी एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक व्याकरण होता है, और उस व्याकरण के बुनियाद पर कोई भी भाषा जो है अपना स्वरूप बना लेती है। हिंदी की भी एक अपनी व्याकरणिक संरचना है। तो
सामान्यतः हम कहते हैं कि कौन सी भी भाषा के प्रमुखतः एक 4 इकाइयां होती हैं: ध्वनि, शब्द, रूप और वाक्य। इन 4 इकाइयों से मिलकर ही कोई भाषा बनती है, ये बुनियाद है भाषा की। तो मानक हिंदी इन 4 इकाइयों के स्तर पर वो उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या विशेषताएं, संरचनात्मक रूप में मानक हिंदी की क्या विशेषताएं हैं, उसकी चर्चा हमें इस अनुभाग में करनी है। और उसके बाद अंतिमतः एक अनुभाग है मानक हिंदी की विकास यात्रा। भाषा मानकीकरण की प्रक्रिया में हिंदी जो मानकीकृत हुई है, उसने अपना जो एक मानक रूप बना लिया है, वह ऐसे ही नहीं बना लिया है, बहुत से चरण या बहुत संघर्ष से करना पड़ा है। और इसका क्रमात्मक विकास, मानक हिंदी का रूप किस तरह से विकसित होता गया, उसकी एक विकास यात्रा का एक सामान्य परिचय जो है हमें इसमें देखना है मानक हिंदी की विकास यात्रा में। तो ये 2 अनुभागों की चर्चा हम कर चुके हैं, एक तो हिंदी भाषा का स्वरूप और उसका विकास, और दूसरा अनुभाग हिंदी भाषा का मानकीकरण। तीसरी जो इकाई है या तीसरा जो अनुभाग है इस पाठ्यक्रम का, वह है देवनागरी लिपि का उद्भव और उसका विकास। भाषा के रूप में, भाषा हम जानते हैं, भाषा एक अलग है और लिपि एक अलग है। भाषा के रूप में लिपि का विकास कैसे होता गया, इसके संदर्भ में भी हम देखेंगे। तो भाषा एक अलग है और लिपि एक अलग है। हम सब जानते हैं कि हिंदी और मराठी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लिपि के रूप में मानी जाती है, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी, सबसे पहले तो इस देवनागरी लिपि का उद्भव कब हुआ और वह कैसे विकसित होती गई, उसकी चर्चा हमें इसके अंतर्गत करनी है, इस अनुभाग के अंतर्गत करनी है। इस अनुभाग में भी छोटी छोटी इकाइयां हैं, जैसे कि पहली है भाषा और लिपि। इस इकाई में हमें देखना है भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है, भाषा किसे कहा जाता है और लिपि किसे कहा जाता है, दोनों का स्वरूपगत विवेचन हमें इस अनुभाग में संक्षेप में करना है। दूसरा अनुभाग है लिपि। लिपि का स्वरूप क्या है, लिपि बनती किससे है, कैसे है, उसका जन्म कैसे हुआ, किसे कहा जाता है लिपि, और हिंदुस्तान में लिपि का विकास कैसे होता गया, यह हमें देखना है। मित्रों, जैसे भाषा का अपना एक महत्व है, वैसे लिपि का भी अपना सबसे बड़ा महत्व होता है। देखिए, सबसे भाषा लिपि के बुनियाद पर ही आधारित होती है, इसलिए अपने आप में भाषा के साथ साथ लिपि का महत्व आपको समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिपि किसे कहा जाता है और उसका विकासात्मक परिचय कैसे हुआ है, उसके संदर्भ में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। एक तीसरी इकाई है देवनागरी लिपि का निर्माण कैसे हुआ, वो कैसे जन्मी, उसका उद्भव कहाँ से हुआ, किस लिपियों से हुआ, और धीरे धीरे विकसित होकर आज उसका स्वरूप कैसे बना है। मित्रों, देवनागरी लिपि हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन लिपियों में और सबसे व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली ये लिपि है और महत्वपूर्ण लिपि है, इतनी वैज्ञानिक लिपि है, उसका अपना एक महत्व है लिपियों में। तो देवनागरी लिपि का उद्भव हिंदुस्तान में कैसे हुआ और जो उसका आरंभिक रूप था, धीरे धीरे कालानुरूप वह कैसे बदलता चला गया और आज कैसे उसका स्वरूप है, इसके संदर्भ में भी हमें देवनागरी लिपि उद्भव और विकास इस इकाई में हमें चर्चा करनी है। एक चौथी इकाई है इसमें देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। भले ही आज रोमन लिपि, अंग्रेजी भाषा का बोलबाला चारों तरफ होता होगा और खासकर कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में भी अंग्रेजी का और रोमन लिपि का ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए कोई हिंदुस्तानी लिपि का प्रयोग किया जा सकता है, इसके संदर्भ में भी बहुत चर्चा होती रही। तो देवनागरी लिपि हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन लिपि है, लेकिन फिर भी देवनागरी लिपि आधुनिक रूप में वैज्ञानिक है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है, उसका अपना एक स्वरूप, वैज्ञानिक स्वरूप है। तो
उसके अलग अलग विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि की। उन विशेषताओं के आधार पर उसकी वैज्ञानिकता को भी यहाँ पर प्रमाणित किया गया है। तो इस पाठ्यक्रम में देवनागरी लिपि वैज्ञानिक कैसी है, किस तरह से है, और क्या उसका कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसकी भी हम चर्चा इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। इसलिए मुख्यतः उसकी वैज्ञानिकता को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी पाठ्यक्रम में। उसके बाद एक आखिरी इकाई है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किस रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और देवनागरी लिपि का क्या संबंध है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इंटरनेट के लिए और कंप्यूटर के लिए अभी तक जिस भाषा का प्रयोग होता आ रहा है, वैसे कंप्यूटर की कोई अपनी भाषा, खुद की अपनी एक भाषा होती है, कंप्यूटर की कोई एक भाषा नहीं होती है। तो क्या देवनागरी लिपि में आज जैसे कि इंटरनेट के स्तर पर हम देखते हैं, भले ही अंग्रेजी भाषा की तुलना में हिंदी भाषा जो है वो कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए कम उपयोग में लाई जाती हो, लेकिन आज निश्चित रूप में इस बात का हमें संज्ञान लेना चाहिए कि आज बहुत अधिक रूप में बहुत से ई जर्नल्स या ई पेपर भी आपको इंटरनेट पर बहुत सी सामग्री हिंदी में उपलब्ध होती है। तो आज जिस रूप में मराठी, हिंदी या भारतीय भाषाओं में जो सामग्री हमें इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, उस सामग्री के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है वो देवनागरी लिपि आज वाकई में उतनी वैज्ञानिक है या नहीं, इस रूप में यह चर्चा हमें इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के लिए और कंप्यूटर के लिए वो सुगम है या नहीं देवनागरी लिपि, या किस रूप में उसका प्रयोग किया जाता है इस लिपि का इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के लिए, इसकी चर्चा भी हमें जो है वो इस अनुभाग के अंतर्गत करनी है। इस तरह से मैंने आपको ये जो तीसरा अनुभाग है देवनागरी लिपि, उसका उद्भव और विकास, इसमें भाषा और लिपि का तात्पर्य और उसका स्वरूप विकास, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम और देवनागरी लिपि, तो इतनी इकाइयों की चर्चा हमें इस तीसरे अनुभाग के अंतर्गत करनी है। चौथा और अंतिम अनुभाग इस पाठ्यक्रम का है प्रयोजन मूलक हिंदी स्वरूप एवं उसकी विशेषताएं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको कहा कि सामान्य हिंदी, मानक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, ये अलग अलग शब्द आपने सुने होंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी ये भी सामान्य हिंदी से अलग होती है, जिसे हम फंक्शनल हिंदी कहते हैं, जिसे उद्देश्य मूलक या जिस हिंदी का प्रयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है, ऐसे हिंदी को हम प्रयोजन मूलक हिंदी या उद्देश्य मूलक हिंदी या फंक्शनल हिंदी कहते हैं। तो फंक्शनल हिंदी और सामान्य हिंदी में क्या फर्क है, इसकी भी चर्चा हम यह अनुभाग पढ़ाते समय जरूर करेंगे। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब क्या है, यह सामान्य हिंदी से अलग हिंदी कैसी है, क्या इसका कोई अलग रूप है, इसकी भी चर्चा हमें प्रयोजन मूलक हिंदी के तात्पर्य और उसकी विशेषताओं में करनी है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की, उसका क्या तात्पर्य है, ये भी हमें इस अनुभाग में देखना है। उसके बाद जो दूसरा अनुभाग है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसकी परिभाषा एवं स्वरूपगत विशेषताएं। जैसे मैंने अभी कहा कि पहले इकाई में हमें प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या तात्पर्य होता है, किसे कहा जाता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हमें देखनी है। और दूसरी जो इकाई है इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा हमें देखनी है। अलग अलग प्रकार की जो पाश्चात्य विद्वानों ने या भारतीय विद्वानों ने जिस प्रकार से प्रयोजन मूलक भाषा और प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं की चर्चा हमें करनी है। खासकर हिंदी विद्वानों ने प्रयोजन मूलक हिंदी की किस तरह से परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं को देखना है। उसी परिभाषा से प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप भी आपके सामने आ जाएगा, तो उसकी स्वरूपगत विशेषताओं की चर्चा भी, विस्तृत चर्चा हमें इस अनुभाग में करनी है। उसके बाद एक अंतिम इकाई है इस अनुभाग की प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र और उसकी प्रयुक्तियां। मित्रों, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग सामान्य स्तर पर सभी जगह पर नहीं होता है। जैसे कि हम सामान्य रूप में हिंदी कहीं पर भी बात कर लेते हैं हिंदी में, या औपचारिक अनौपचारिक रूप में हम हिंदी का प्रयोग बहुत सी जगह पर करते हैं, लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र एक अलग होता है, एक अलग स्तर पर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर
या कार्यालयीन क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र होते हैं उसके। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो, कार्यालयीन क्षेत्र हो, या मीडिया का क्षेत्र हो, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, ये ऐसे अलग अलग स्तर पर प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रयोग क्षेत्र हैं, उन प्रयोग क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किस रूप में होता है, कौन कौन सी प्रयुक्तियां उसके अंतर्गत होती है, उन सभी प्रयुक्तियों का और प्रयोग क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन हम इस अनुभाग में करेंगे। और इस अनुभाग के अंतर्गत हम ठीक से अच्छी तरह से प्रयोजन मूलक का मतलब, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या स्वरूप होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसकी परिभाषाएं क्या है, ये प्रयोजन मूलक हिंदी किस क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, उसकी प्रयुक्तियां कैसे कौन सी है, ये सभी चर्चाएं जो है हमें इस अनुभाग में करनी है। तो मित्रों, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि प्रयोजन मूलक हिंदी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये 4 जो अनुभाग है, उन 4 अनुभागों की विस्तृत चर्चा हमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ये जो 4 अनुभाग है इसकी विस्तृत चर्चा हमें इसमें करनी है। और बहुत ढंग से, बहुत ही अच्छी तरह से इस पाठ्यक्रम को हम समझेंगे। आशा करता हूँ ये पाठ्यक्रम आपको किस रूप में आपको दिया गया है ये समझ में आया होगा। इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के उपरांत जो सत्रांत परीक्षा होती है आपकी, उस परीक्षा का स्वरूप कैसे होता है आपको तो पता है कि 2 सत्रों में परीक्षा होती है, तृतीय सत्र और चतुर्थ सत्र। यह हमारे द्वितीय वर्ष के लिए है। तो 2 सत्रों में ये जो तृतीय सत्र है, इस तृतीय सत्र में प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसे होता है उसकी भी चर्चा हम करेंगे, ताकि आपको पता चले पढ़ाई करते समय कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ्यक्रम पर और कैसे अंक होते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए, ये भी हम समझेंगे। तो प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन, मित्रों आपको पता है कि एक 1.5 घंटा इस प्रश्न पत्र के लिए दिया जाता है परीक्षा में आपको, और कुल 50 अंकों का प्रश्न पत्र होता है, 50 अंकों का। तो 50 अंकों का प्रश्न पत्र आपको 1.5 घंटे में छोड़ना है। कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपको प्रश्न पहला है विकल्प के साथ लघुत्तरी प्रश्न। एक लघुत्तरी प्रश्न होता है, एक या 1.5 पन्ने में आपको जो प्रश्न पत्रिका होती है, प्रश्न उत्तर पत्रिका होती है, उस उत्तर पत्रिका के 1 या 1.5 पन्ने में आपको छोड़ना होता है। विकल्प के साथ मतलब 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। प्रश्न पहले में एक अथवा उसको दूसरा दिया गया है, ये छोड़ो अथवा ये छोड़ो, कौन सा भी एक छोड़ना है, लघुत्तरी प्रश्न। तो वो 10 अंक के लिए होता है। 2 प्रश्न, 2 में से एक ही आपको लिखना है 10 अंकों के लिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प है आपको। उसी तरह प्रश्न दूसरा है विकल्प के साथ, यह दीर्घोत्तरी प्रश्न है। यह भी लगभग आपको लगभग 2, 2.5 या 3 उत्तर पत्रिकाओं के जो पेपर होते हैं, जो पृष्ठ होते हैं, उसमें लिखने हैं। 15 अंकों के लिए है। ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है, उसको विकल्प के साथ दिया गया है। मतलब अथवा में दूसरा प्रश्न है, 2 पूछे जाएंगे, उसमें से एक ही लिखना है। ये 15 अंकों के लिए। प्रश्न तीसरा है, वह भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यह भी विकल्प के साथ आपको दिया गया है। मतलब 2 प्रश्न होंगे, 2 में से एक लिखना है 15 अंकों के लिए। ये 15 अंक, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो है आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पर पूछे जाएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर किसी भी एक अनुभाग पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह अनुभाग दूसरे में, तीसरा, चौथा, 4 अनुभागों में से किसी अनुभागों पर प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न चौथा है टिप्पणियां लिखिए। तो इस टिप्पणियों में आपको 2 टिप्पणियां पूछी जाएगी। इसमें अ विकल्प के साथ टिप्पणी होगी, 2 में से एक टिप्पणी लिखनी है 5 अंकों के लिए। आ सेक्शन है, उसमें भी आपको 2 टिप्पणियां पूछी जाएगी विकल्प के साथ, 2 में से एक टिप्पणी आपको लिखनी है, वो भी 5 अंकों के लिए। अर्थात आपको 4 टिप्पणियां पूछी जाएगी। अ सेक्शन में 2,
2 में से 1 टिप्पणी आपको छोड़नी है 5 अंकों के लिए। आ सेक्शन में 2 टिप्पणियां होती हैं, वो भी आपको 2 में से 1 छोड़नी है 5 अंकों के लिए। इस तरह से आपको पहला प्रश्न 10 अंकों का, दूसरा प्रश्न 15 अंकों का, तीसरा प्रश्न 15 अंकों का, चौथा प्रश्न 10 अंक का। तो ऐसे कुल 50 अंकों की प्रश्न पत्रिका आपकी होगी और 1.5 घंटे का समय होगा और आपको बहुत अच्छी तरह से संक्षेप में अर्थात बहुत स्पष्ट रूप में इधर उधर की न बातें करते हुए प्रश्न का विस्तृत रूप में उत्तर आपको लिखना होगा। इस प्रश्न पत्र में कुछ संदर्भ ग्रंथ भी दिए गए हैं आपको। आप जैसे कि प्रयोजन मूलक इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करने के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न आयाम महेंद्र राणा की पुस्तक है, प्रयोजन मूलक हिंदी विनोद गोदरे की, प्रयोजन मूलक हिंदी जो खासकर हम अधिकतम विद्यार्थी उपयोग में लाते हैं, इस विद्यार्थियों को समझ में आ सके ऐसा ये पुस्तक है डॉक्टर माधव सोनटके का प्रयोजन मूलक हिंदी। उसी तरह प्रयोजन मूलक हिंदी के अधुनातन आयाम अंबादास देशमुख जी का पुस्तक है। 5वां है प्रयोजन मूलक भाषा और कार्यालयन हिंदी कृष्ण कुमार गोस्वामी, प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोजन मूलक भाषा रूप डॉक्टर माधव सोनटके और प्रयोजन मूलक तथा व्यवहारिक हिंदी सुकुमार भंडारे। ये कुछ पुस्तकों की सूची है जो आपको संदर्भ ग्रंथ के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य भी पुस्तकें आपको प्रयोजन मूलक हिंदी को लेकर ग्रंथालय में उपलब्ध हैं। जो आपको अच्छी लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। आशा करता हूँ आपको ये जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है और प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है पूरी तरह से वह समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।